हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये अनुच्छेद 14 भाग 2 पर बेस्ड है। भाग 1 में हमने बताया था विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अब जो इस वीडियो में हम देखेंगे ये भाग 2 है। इसमें देखेंगे जो वर्गीकरण है। एक लाइन आई थी कि अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधान का निषेध करता है। इसे समझिए। वर्गीकरण यानी अनुच्छेद 14 ये कहता है कि आप जो जिनको न्याय प्रदान कर रहे हैं, समता का न्याय प्रदान कर रहे हैं, समता दे रहे हैं, न्याय की समता यानी सबके लिए समान न्याय और समान संरक्षण। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ जो हो वो सार्वभौमिक हो, पूरे देश पर एक विधि लागू हो। उन्होंने कहा कि नहीं, समता का तात्पर्य जो है वो ये है कि समान व्यक्तियों के लिए समान विधि हो, यानी एक वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक विधि हो, ना कि उन व्यक्तियों के लिए जो उस वर्ग में आ रहे हैं और जो उस वर्ग में नहीं आ रहे हैं, सबके लिए एक विधि हो। ये समता नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर एक रेस होती है, मान लीजिए हम बच्चों की रेस कर रहे हैं और उसमें दोनों तरह के बच्चे हैं जो पार्ट ले रहे हैं। जो फिजिकली फिट है वो भी है और जो विकलांग हैं वो भी हैं। तो अगर उन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए एक ही रूल बना दिया जाए उस रेस में, तो क्या ये देखने में सही लग रहा है? ऑब्वियस नहीं लग रहा। क्या कहेंगे आप? भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो ये बच्चा चल भी नहीं पा रहा और ये बच्चा तो अच्छे से दौड़ रहा है। इन दोनों के लिए एक सी विधि बना दी। अब जो सही बच्चा है उसके साथ एक विकलांग बच्चे को चलाना, ये तो सही नहीं है। दौड़ करानी थी तो वे सही सही की कराते और एक जो फिजिकली फिट नहीं है उन लोगों की एक कैटेगरी बनाते। यही कानून की मंशा है। यही तरह से इसको समझो कि ये वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग में बांटो, पर वर्ग में भी अलग अलग तरीके की विधि नहीं होनी चाहिए। यानी वर्गीकरण करो लेकिन वर्ग के लिए अलग अलग विधान ना बनाओ। इसे अनुच्छेद 14 कहता है। अब समझ में आ गया? वर्गीकरण की अनुमति है, परंतु एक वर्ग के लिए अलग अलग कानून बनाने की एक विषय पर वो मना है। समान व्यक्तियों के लिए समान कानून, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए समान कानून, असमान और समान के लिए एक ही कानून बना देना समता नहीं है। तो अब यहां पर ये देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में जो वर्गीकरण है वो कैसा होना चाहिए? वो युक्तियुक्त होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अब युक्तियुक्त वर्गीकरण क्या होता है? युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए दो बात होंगी कि वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। बोधगम्य अंतरक समझ लीजिए। बोधगम्य अंतरक वो अंतर जो वर्गीकरण करा है ना, उसका जो अंतर है, जो उसके अंदर आ रहे वो और जो उसके अंदर नहीं आ रहे वो, उन दोनों में जो अंतर है वो समझ में आना चाहिए। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को ये पता चले भाई इसको क्यों अंदर रखा और इसको क्यों बाहर रखा। तो यानी वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। समझ में आ गया? बोधगम्य अंतरक जो समझ में आ रहा है देखने से ही। और दूसरा जो अंतरक है, जो अंतर किया और जिस उद्देश्य से अंतर किया, इन दोनों में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। तर्कसंगत संबंध यानी लॉजिकली समझ में आ रहा है कि भाई जो ये अंतर किया था ये इस उद्देश्य से किया था जिससे दोनों लोग समान आ जाए। समझ में आया? तो अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है और वर्ग विधान का निषेध करता है। ये आपको समझ में आया? अब इसमें एक केस है, उसको देखते हैं। रामकृष्ण डालमिया, इसमें जो केस है वो है रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए, सामान्यतः ये अवधारणा होती है कि विधानमंडल ने जो विधि बनाई है वो अपनी समस्याओं की आवश्यकताओं को समझी है और उसके बाद उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने ये विभेद किया। अब अगर कोई कहता है कि नहीं,
ये अधिनियम संवैधानिक नहीं है और इसमें जो वर्गीकरण किया वो युक्त नहीं किया, तो इसको साबित करने का भार किस पर होगा? उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि यह अधिनियम संवैधानिक नहीं है। और अब ये वर्गीकरण का आधार है, ये बहुत सारी चीजों में हो सकता है, जैसे भौगोलिक उद्देश्य, व्यावसायिक, मानसिक शक्ति। तो ये जो है उन्होंने बताया कि जो वर्गीकरण है सामान्यतः डालमिया वाले केस में ये बताया कि ये माना जाता है विधानमंडल ने जो वर्गीकरण किया वो संवैधानिक किया और जो उसको चुनौती दे रहा है वो उसको साबित करे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या एक व्यक्ति एक वर्ग हो सकता है। इसको समझ लीजिए, इसमें एक ही केस है, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ही ये निर्णित किया गया था कि भाई एक व्यक्ति एक वर्ग हो सकता है, यानी यदि कोई सिचुएशन एक ही व्यक्ति को लागू हो रही है तो उसे एक वर्ग मानकर उसके लिए विधि बनाई जा सकती है। समझ लीजिए इस केस में क्या था, ये शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसमें क्या हुआ कि इस कंपनी में जो ये वीविंग कंपनी थी इसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे इस कंपनी को क्या करा, बंद कर दिया गया और कुप्रथा जो था उसका कुप्रबंध के कारण जो कपड़े का उत्पादन था वो बंद हो गया और हजारों मजदूर जो थे वो बेकार हो गए। तो ऐसे में क्या करा, शोलापुर वीविंग एंड कंपनी जो था एक अधिनियम इस पर बनाया गया, आपातकाल अधिनियम था ये। तो इसमें इसको चुनौती दी। क्यों चुनौती दी, क्या आधार रखा उन्होंने कि संसद ने केवल उसी कंपनी के लिए भेदभाव वाला व्यवहार किया, जबकि ऐसी स्थिति तो और भी कंपनियों की है। तो इस पर निर्णय किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि भाई देखिए इस समय यही स्थिति थी, ये आपात जैसे एक इमरजेंसी वाली थी और इससे निपटने के लिए जो ये कानून बना ये सही था और ये विशेष परिस्थिति जो केवल शोलापुर कंपनी पर ही लागू होती है। ऐसी स्थिति में इस कंपनी को अपने आप में एक वर्ग माना और इसके लिए कानून बना दिया और इसी में फिर उन्होंने कहा कि यह कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सारे लोगों के लिए विधि बने। कभी कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें एक व्यक्ति को एक ही वर्ग माना जा सकता है, जैसा कि शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को माना गया। ठीक, अब अगला और हमारा लास्ट, क्या अनुच्छेद 14 अपने आप में संपूर्ण है? क्या ये एब्सोल्यूट अधिकार है या इसके कुछ अपवाद भी हैं? तो यानी अनुच्छेद 14 के अपवाद, हाँ, जैसे हर नियम के अपवाद होते हैं ऐसे ही इसमें भी अपवाद है। जैसे एक उदाहरण उसका अनुच्छेद 361, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे, राज्यपाल हैं हमारे, जब वो अपने पद की शक्तियों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन में किए गए कार्य के लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं इनकी पदावधि में कोई भी फौजदारी का मुकदमा इन पर नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि में उन्हें बंदी या कारावास का कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो राष्ट्रपति राज्यपाल हैं वो अपने पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी मुआवजे की मांग दीवानी वाद द्वारा ऐसे किसी कार्य हेतु जिसे अपनी शक्ति और कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने किया तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि उन्हें सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 में 2 माह पूर्व का नोटिस ना दे दिया जाए। अब ये सेक्शन 80 सीपीसी क्या है, ये हम जब सीपीसी की क्लास लाएंगे बच्चों के लिए, जब वीडियो आएगी ना सीपीसी की तब बताएंगे उसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 14, ये हमारी वीडियो लगभग यहाँ पर कंप्लीट होती है, अनुच्छेद 14 कंप्लीट होता है। हमने देखा फर्स्ट भाग में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण,
दूसरी वीडियो में हमने देखा जो भाग 2 है, वर्गीकरण की कसौटी, क्या एक व्यक्ति एक वर्ग माना जा सकता है, और अनुच्छेद 14 के अपवाद। इस प्रकार अनुच्छेद 14 से संबंधित जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा आसानी से। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे फ़ायदा है, आपको लगता है कि इस वीडियो को सुनने देखने के बाद में आप अपना जो मार्केट का मटेरियल जो भी कुछ है, यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो उसे पढ़ने में आपको आसानी हुई है, लर्न करने में आसानी है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और उसे शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद।